10 बजे की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आतंकी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया है। चीन ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर जारी अपना विरोध वापस ले लिया। मसूद अजहर पर पाकिस्तान जल्द कार्रवाई कर सकता है, ये बड़ी खबर है। और भारत में पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बता दिया है, तो इसी पर बड़ी बहस हम करेंगे। सवाल मैं आपको जल्दी बता देती हूं। पहला सवाल ये कि पीएम मोदी का ऑपरेशन मसूद कामयाब हो गया है। मोदी के चक्रव्यूह में चीन और पाकिस्तान अब किस तरह से फंस गए हैं वो आप देखिए। और जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, सवाल ये दूसरा है जो पहला मैंने आपको बताया। पीएम मोदी का ऑपरेशन मसूद सफल रहा, जिसको पूरा हिंदुस्तान सराह रहा है, सलाम कर रहा है। तीसरा सवाल ये कि हिंदुस्तान का जोश आतंक के हेडक्वार्टर में खौफ पैदा करने में कामयाब हो गया क्या? चौथा ये कि आतंक पर चौकीदार की विजय से कांग्रेस को आखिर इतना भय क्यों है? और पांचवा सवाल ये कि आतंक के खिलाफ भारत की अंतर्राष्ट्रीय चौकीदारी का परचम एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देख लिया है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं फटाफट करवा देती हूं। यशवीर राघव, लीडर बीजेपी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। रोबिंदर सचदेव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट है, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोबिंदर, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि खबर अब यह है कि पाकिस्तान मसूद अजहर पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने के बाद एक बार दर्शकों को आप बता दें कि वो किस तरह की कार्रवाई है जो की जाती है। डेफिनेटली सो। देखिए, पहली बात ऑब्वियसली ये भारत की मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी की एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, गेम चेंजर है एक तरह से। अब इसको मसूद अजहर को जो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी एक कमेटी है जो कि ग्लोबल टेररिस्ट के खिलाफ स्टेप्स लेती है, जो सैंक्शंस कमेटी कहलाती है। उसके जरिए जब भी कोई अगर ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करा जाता है, उसके 3-4 मायने होते हैं। पहला मायना तो है कि जिस भी देश में अगर वो पाया जाए या जिस भी देश में हो, उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस देश की सरकार उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे। दूसरा, उसको कहीं ट्रैवल का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश से उसे कोई वीजा, पासपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा, इस इंडिविजुअल, जो भी इंसान या जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जब्त और सीज हो जाते हैं, बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी सीज हो जाती हैं। चौथा, कोई भी आर्म्स या वेपन्स या आर्मामेंट्स, इस तरह की कोई भी सप्लाई इस तरह के इंडिविजुअल को नहीं कर सकता, ना उसे करना चाहिए, मतलब ये इलीगल हो जाता है एक तरह से। तो इस तरह के 4-5 स्टेप्स इमीडिएटली आ जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं जबकि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता है। बट सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिस देश में ये सस्पिशियस इंसान है, ये टेररिस्ट है, उस देश की सरकार के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व बनता है, उनका ड्यूटी बनती है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करके इंटरनेशनल फोरम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल करवाना। ठीक है, ये सारी बातें हमने समझ ली। आशुतोष मिश्रा, मेरा सवाल आपसे है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब अचीवमेंट की बात आती है तो कांग्रेस श्रेय लेने के लिए आगे आ जाती है, लेकिन जब साथ आने की बात आती है तो एक पैर पीछे कर लेती है? ये देखिए, जो है बैन लगा है, ये जो है भारत की सफलता और असफलता दोनों का द्योतक है। सफलता इसलिए कि ये जो एक मुहिम शुरू हुई थी, जैसे कल जो है यूएन में एनवॉय अकबरुद्दीन साहब ने खुद बोला कि 2009 में शुरू हुई थी जब मनमोहन सिंह सरकार थी, और अब वो जो है अपने फाइनली अचीव हुआ है। लेकिन इसमें असफलता ये है कि जो यूएन ने वजहें बताई हैं उसमें ना तो पुलवामा का नाम है, ना ये भारत पे जो आतंकवादी हमले हुए हैं करे हैं इसने मसूद अजहर ने, उसका नाम है, बल्कि ये कहा गया है कि विदेशी फोर्सेस के खिलाफ ये अफगानिस्तान में लड़ाई में तालिबान और अलकायदा का साथ दे रहा है, इसलिए ये बैन लगा। सर, आपने वो डोजियर देखा, सफलता और असफलता दोनों जो भारत ने डोजियर सौंपा है उसको आपने पढ़ा क्या? बात यह है कि उसके बाद जो है कहा क्या गया, उसमें कहीं भी जो है जो आई है कारण बताए गए, तो उसमें पुलवामा का नाम नहीं है। हम लोगों को सत्य को मान लेना चाहिए, सफलता है। सर, दुख होता है जब आप जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठकर ये कहते हैं असफलता, जब आप बात करते हैं कि हमें देरी हो गई, आप ऐसे कारण बताया जा रहा है, आप
सत्य ये है आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान कारण रहा, लेकिन असफलता भी है क्योंकि हम जो है कोई जीत नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोई दबाव नहीं बनाया। वो पुलवामा का नाम है ना, चीन बड़ाई कर रहा है पाकिस्तान की। चीन कह रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की लड़ाई आशुतोष मिश्रा, तभी तो ये बिग अचीवमेंट है उनका जमा कर रहा है। जबकि हम कहते हैं कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, मैं पूरे देशवासियों को 130 करोड़ देश के नागरिकों को बधाई देते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारा स्वाभिमान है, प्रधानमंत्री हमारा अभिमान है, प्रधानमंत्री हमारा सम्मान है। जिस प्रकार से नए भारत का विश्व में बढ़ती हुई साख का परिचायक हुआ है कल का निर्णय, ये अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन स्थिति क्या है, जो लोग जिस पार्टी की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बाटला एनकाउंटर पे जब आतंकवादियों की मौत होती है और पूरी रात आंसू बहाती हैं, तो वो कैसे इस तरह के बड़े निर्णय पर खुश हो सकते हैं। एक बहुत पुराना गाना है हंसराज हंस का कि सिल्ली सिल्ली आंधी है हवा, कितने कोई रोंदा होएगा। तो मुझे अंदाजा है कि रात भर किसी ने फिर आंसू बहाए हैं जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकी मसूद अजहर इस देश का दुश्मन है, उसको फिर से मतलब एक बार देश ने उपलब्धि हासिल की है। बयानबाजी है आपकी, बयानबाजी नहीं है मिश्रा जी। आपने एक बात कही कि ये आपके 2009 के प्रयासों का, मैं प्रयोजी जी इस बात को और कंप्लीट करता हूं। 2009 में जब कांग्रेस सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था, किसी एक देश ने उसको स्वीकृति नहीं दी थी, किसी एक देश की सहमति नहीं थी, उसको पहले ही रखने, प्रस्ताव को आगे रखने से पहले ही निरस्त कर दिया गया। लेकिन 2016, 17, 18 जर्मन हो चाहे यूएस हो चाहे ब्रिटेन हो, सबने तीनों देशों ने हमारा साथ दिया, हमारे प्रस्ताव का समर्थन दिया, तभी आज हम इस बात की उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। आप बौखलाइए मत, मैं आपकी बातों से अंदाजा लगा रहा हूं कहां दर्द उठ रहा होगा। जो लोग लगातार पाकिस्तान का समर्थन करते आ रहे हैं, जो लोग आतंकवाद को पालन पोषण करते आ रहे हैं, वो आज कैसे खुश हो सकते हैं। देश का नागरिक खुश है, हमें कांग्रेसियों को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। मिश्रा जी आप संयम रखिए। 60 महीने में हो गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप इसको अगर कंबाइंड एफर्ट भी कहते हैं ना तो भी समझ में आता है। आप इसकी नाकामी बता रहे हैं। लड़ाई ये जीत जीजी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। आशुतोष मिश्रा, मैं उनके पास जा रही हूं, उनसे समझते हैं। सर, जिस तरह से भी आशुतोष मिश्रा बता रहे थे कि इसमें क्या कमी रह गई और क्या हमारी सफलता है, वो इसके अलग डेफिनेशन गढ़ रहे हैं। सर, आप जरा आप इस पर समझा दीजिए। देखो, ये जो हमें उपलब्धि मिली है जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसमें हमें इसको संपूर्ण रूप से देखना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर उलझना चाहिए। हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था कि मसूद अजहर को हमने अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी डिक्लेयर करना है, वो एम पूरा अचीव हो गया। और ये देखो कि किन हालात में हुआ है। चीन जो था वो अड़ा हुआ था, पिछले 9 साल से अड़ा हुआ था और उसको झुकना पड़ा क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमने उस पर बना दिया था कि उसके पास कोई तरीका ही नहीं था। और दूसरा ये देखो कि ये जो उपलब्धि मिली है ये एक दिन में नहीं मिली है, ये बहुत लंबा अरसे के बाद मिली है और इसका ज्यादा श्रेय जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जाता है कि उन्होंने पिछले 5 साल में हिंदुस्तान की छवि बनाई है। पूरी दुनिया में उन्होंने एक पहलू पेश किया है कि हिंदुस्तान एक उभरती ताकत है। दूसरी बात जो है कि उग्रवाद जो है ये एक दुनिया का एक बहुत ही बड़ा एक जूझ रहा है दुनिया इसके साथ, तो एक मुहिम चला हुआ है और उस मुहिम में जो भारत है उसका बहुत एक भूमि है इसके अंदर। तो मैं ये सोचता हूं कि हमें उलझना नहीं चाहिए छोटी छोटी बातों पर। बड़ी बात ये देखो कि हमने अपना जो हमारा मुद्दा था वो हमने हासिल किया है और दुनिया को हमने बता दिया है कि हम उग्रवाद को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। देखिए, आप मुझे इंट्रोड्यूस कराते वक्त बताती हैं कि मैं कांग्रेस के तरफ मेरा रुझान है, आप बाकी लोगों का नहीं बताती कि किसका भाजपा की तरफ रुझान है। फिर हम लोग इसी बात पे आशुतोष जी, जो देश के हित में बात करे आप उसको भाजपा का बोल देते हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ देश हित में बात करे आप उसको भाजपा का बोल देते हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। आप देश हित में सोचिए। यहाँ पे जिस तरह से वो लगा रहे हैं, मुझे इस पर जाना ही नहीं है। मेरा यहाँ पे चक्कर क्या है कि ये लोग खोखली बातें करके देश को अटकाना, भटकाना, लटकाना चाहते हैं। आप खुश हैं क्या इस अचीवमेंट से? यहाँ पे अगर आप देखें भारत के चारों तरफ क्या हो रहा है। सर इस अचीवमेंट से
अरे मैंने तो सफलता पे बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक नहीं दी है। 14 मैं प्रयोदी जी जोड़ना चाहूंगा, 14 मार्च को जब चाइना ने वीटो लगाया इस मुद्दे पर, तो 10 मिनट के अंदर ही वाकायदा बहुत लंबा ट्वीट आया राहुल गांधी का। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर कटाक्ष लिया कि 56 इंच की छाती कहां है, क्या वो झूला जोड़ लिया चीन के राष्ट्रपति के साथ। लेकिन 16 घंटे होने को है इस उपलब्धि को। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला है, एक अक्षर नहीं लिखा है ट्वीट का। क्या मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई या उनके मस्तिष्क की बैटरी डाउन हो गई है? आशुतोष जी इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी खुश क्यों नहीं है, कांग्रेस परिवार खुश क्यों नहीं है, इस बात का जवाब दिया जी। अपना लेना चाहते हैं क्रेडिट, वो भी वहां पे पुलवामा का नाम नहीं है, पाकिस्तान की बड़ाई हो रही है और ये सीना ठोक रहे हैं। ये शर्म की बात ये है। अरे आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हैं? ये देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है मिश्रा जी, आप गुठलियां गिनने में लगे हुए। आम खाइए, आम बहुत मीठा आम है। देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है मिश्रा जी। इनकी असलियत पता चल गई है, तो अब ये वैसे ही जीत है, ये इनकी वैसी सवाल का जवाब तो दीजिए। यशवीर ने जो पूछा, लोगों को 15 लाख राहुल गांधी आतंकवाद समाप्त कर रहे हैं, क्या एक ट्वीट भी नहीं कर सकते थे वो? और यही बताइए 14 मार्च को वहां तुरंत ही 10 मिनट के अंदर ट्वीट आ गया, आक्षेप लगाने लगे, कटाक्ष मारने लगे देश के नेतृत्व पर। राहुल गांधी से मनमोहन सिंह ने इसका स्वागत किया, मनमोहन सिंह ने इसका स्वागत किया। अगर आपने नहीं सुना तो ये बड़ी दुख की बात है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतर्गत ये शुरू हुई थी और उन्होंने कल इस बात पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के राहुल गांधी की बैटरी डाउन हो गई है क्या? मोबाइल की है उनकी खुद की, वो बताइए ना, वो क्यों नहीं बधाई दे रहे हैं देश को? स्वागत कर दिया है, इसमें कोई वो नहीं है। असल में इसमें चक्कर क्या है कि यहाँ पे ये एक खोखला, अब ये जब इनको चुनाव में हार दिख रही है तो ये इधर उधर क्लचेस। अच्छा आशुतोष मिश्रा, चुनाव की बात जो कहना चाहूंगा, अब इनको आप चुनाव आयोग जाइए ना यूएन के खिलाफ। अरे यूएन के खिलाफ भी चुनाव आयोग जाइए। आप हर चीज को चुनाव से जोड़ देते हैं। बालाकोट किया गया, बताइए कमाल की बात है, हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं आप। आपने ये भी आरोप लगाए थे कि बालाकोट हुआ ही नहीं है, उसके सबूत दीजिए। मैं एक बात जोड़ देता हूँ, ये कल का निर्णय, प्रयोगी जी कल का निर्णय जो बालाकोट का सबूत मांग रहा था ना विपक्ष, ये कल का निर्णय उसी बात का सबूत है। बालाकोट की गूंज आज तक गूंज रही है वैश्विक स्तर पर, ये आपको देखना चाहिए। कहना चाहिए था कि हम आपको अपने जो है धंधा नहीं करने देंगे, आपको ये बुला के चीनी ना भी करे तो मैं समझा अगर सकता अपने है। तो फिर तो देश की जनता इसको ऐसे ही समझेगी, बहुत पहले हो जाता। ठीक है रोबिंदर, योर कमेंट। देखिए, पहली बात आई थिंक ये अनफॉर्चुनेट है। कांग्रेस को अगर क्रिटिसाइज करना है वो कुछ और मुद्दे ढूंढ सकते थे या ढूंढे, निस्बत की ये कहना कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसके अंदर वो कीन मेक निकाल रहे हैं, आई थिंक दैट्स अनफॉर्चुनेट एंड नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड एंड नॉट करेक्ट। मैंने इसलिए कहा कि शायद डोजियर उन्होंने पढ़ा नहीं। एग्जैक्टली वो बात गलत है। देखिए वही बात है, देखिए डिप्लोमेसी में क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या होता है, काफी चीजें होती हैं, गिव एंड टेक होता है, नेगोशिएशन होती है। ये क्लियर कट नहीं होता कि चाइना ने कहा आपके साथ आगे। बात सुन लीजिए, तो कांग्रेस को पता होता है, आशुतोष मिश्रा ये आपको पता होता है, काफी गिव एंड टेक होता है, कुछ नहीं रहता। उसके आगे जाकर कोई रिजल्ट आता है। तो जो आउटकम आया है इट्स डेफिनेटली गेम चेंजर। और एक चीज मैं और कहूंगा, जैसे अभी बात हो रही थी, देखिए वर्ल्ड स्टेज में जो टेररिज्म की सिचुएशन है, क्राइस्ट चर्च में हुआ, श्रीलंका में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। इन सब के सामने जो इस समय वर्ल्ड स्टेज में टेरर को लेकर के अगर कोई एक यूएन की तरफ से कोई एक इनिशिएटिव आया है या एक स्टेप आया है, ये मसूद अजहर को लेकर के आया है और भारत इस चीज को आगे लेकर के आया है, तो नॉट ओनली मैं ये कहूंगा कि ये भारत पाकिस्तान और मसूद अजहर का मामला है, ये अगर हम देखें ग्लोबल टेररिज्म को लेकर के भारत के स्टेप्स की हम किस तरह सस्टेन्ड वे में टेररिज्म को कॉर्नर और किनारे करने चले हैं। एक चीज और है, डेफिनेटली यस, कांग्रेस की सरकार ने भी काम शुरू कर रही थी, बट हमें इसका क्रेडिट निकालना नहीं चाहिए कि मोदी सरकार की बहुत ही विदाउट डाउट एक्टिव, बहुत ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिसके चलते आज हमें रिजल्ट मिला है। तो इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए। पॉलिटिक्स को एकदम अलग रखिए आप, पहली बात। दूसरी बात, वर्ल्ड स्टेज पे टेररिज्म को लेकर के मेरे ख्याल से यह भी एक माइलस्टोन है। इस समय सारे देश से सोच रहे हैं कि टेरर के खिलाफ हम कैसे जूझे इससे। मतलब हम 4 बार इसमें वीटो चाइना ने लगाया पिछले 10 साल में, और अब आकर अगर हम ये अचीव करें तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या? इसमें हमारी गवर्नमेंट, एक मिनट, पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं, इसमें हमारे डिप्लोमैट्स भी, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, चाइना में, और पूरी हमारी डिप्लोमेसी आशुतोष मिश्रा, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपको पूरा समय दूंगी बोलने के लिए। मेरा सिर्फ मकसद इतना है कि इस चर्चा में हम वो चर्चा करें जो एक्चुअल में यूजफुल हो। सर, ऐसी
ऐसी कोई भी बात आप मत करिए जिसको लेकर देश को भी लगे कि कैसे हमारे नेता आकर इस तरह की बातें कर चले जाते हैं। ब्रेक के बाद समझने की कोशिश ये करेंगे कि मसूद अजहर को अगर पाकिस्तान हिरासत में लेता है या कार्रवाई होती है तो क्या इससे ये समझा जाए कि हिंदुस्तान में आतंकवाद का खात्मा हो रहा है? क्या ये उतना आसान है या फिर एक बड़ी चुनौती भी होगी? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। जीजी द्विवेदी सर, आशुतोष मिश्रा जिस रिपोर्ट के हवाले से ये कह रहे हैं कि इसमें जो खामियां हैं, इसमें भारत का दबाव नहीं था, इसमें कोई और कारण है, आप उसे प्लीज स्पष्ट कर दें जरा। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज अगर विश्व को सबसे बड़ा खतरा है वो है उग्रवाद से, और ये जो भारत की उपलब्धि है ये हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखनी चाहिए कि ये एक विश्व की उपलब्धि है, ना कि भारत की। दूसरा, हमारा जो एम यो था कि हमें मसूद को एक अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी डिक्लेयर करना है, वो एम हमें अचीव हो गया है। अभी उसमें जब मेन मीट की और यहाँ उसमें बाल की खाल निकालने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सभी पार्टियों का है और सभी गवर्नमेंट का है, ये एक गवर्नमेंट के एक पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई निरंतर लड़ाई है और ये चलती रहेगी जब तक ये हम सफलता नहीं पा सकते। और चौथी बात जो मैं बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि ये मसूद अजहर को अगर अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी डिक्लेयर किया गया है, ये एक माइलस्टोन है, ये एक मील चिन्ह है जी। ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी और इस पर पाकिस्तान पर भी बहुत प्रेशर आएगा, चीन पर प्रेशर आया हुआ है और हमारे ये जो साउथ एशिया है इसमें उग्रवाद का एक बहुत ही गहरा प्रभाव है और भारत इसकी एक नेता आगरू के रूप पर हम इसको आगे ले जा सकते हैं, हम इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका भी है, उपलब्धि भी है कि हम साउथ एशिया में जी ये उग्रवाद के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका नेतृत्व करें और हम इस लड़ाई को आज से पार ले जाए हमारे देश और में पाकिस्तान पर और भी प्रेशर डाला जाए। ये भी सच है, ये भी सच है। रोबिंदर, क्राइस्ट चर्च पर इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, श्रीलंका में भी हमने देखा इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इस बीच में इतना बड़ा संदेश जाना, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, ये फिर दबाव नहीं तो क्या है? क्योंकि आशुतोष मिश्रा की बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो किस बेसिस पर इन बातों को कह रहे हैं? आशुतोष जी की पॉइंट पे मैं एक मिनट में आता हूं, पर जो आप बात करेंगे डेफिनेटली देखिए क्राइस्ट चर्च और भी जनरल साहब भी जो डिफेंस एक्सपर्ट ही बता रहे द्विवेदी जी, क्राइस्ट चर्च, श्रीलंका और जो ग्लोबल टेररिज्म चल रहा है, जहां पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये जो एक स्टेप है, गेम चेंजर माइलस्टोन सा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे देखना चाहिए। बात केवल भारत और मसूद अजहर और भारत पाकिस्तान की नहीं है और भारत पाकिस्तान चीन की नहीं है। चीन भी इसमें क्यों आया? क्योंकि चीन को भी था, अगर वो ये सपोर्ट ना करता तो वो दुनिया में अलग तलग हो जाता कि पूरी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 15 में से केवल वो एक अकेला देश है, बाकी 14 देश कह रहे हैं कि ये चीज गलत है और चीन अकेला पड़ जाता। तो ये चीज पूरी इंटरनेशनल है। दूसरी बात जो अभी वो सज्जन कह रहे थे कि इसके पीछे आशुतोष जी, राइट, देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात, ये पूरा मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी में क्यों आया? भारत लेके आया, राइट। तो ये जो आउटकम आया, भारत ने प्रपोज किया तभी तो ये आउटकम आया, पहली बात। दूसरी बात, देखिए डिप्लोमेसी में जो होता है बहुत गिव एंड टेक है। ये थोड़ी है कि हमने चीन को बोला आप हमें सपोर्ट करो, नहीं करो तो क्या, ये गिव एंड टेक होता है। तो पीछे जो एक एक शब्द की लैंग्वेज नेगोशिएट होती है, तो इसमें हो सकता है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कोई जिक्र नहीं है भारत का, केवल अफगानिस्तान का जिक्र है, पर हो सकता है अमेरिका और चाइना, क्योंकि अमेरिका ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करा है और भारत भी, ऑफ कोर्स नेगोशिएशन हुई कि ठीक है हम ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते, हम ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आप सपोर्ट करो। हमें मतलब है आउटकम से, वही जो बात जैसे बाल की खाल, हमें मतलब है आउटकम से। तो पीछे जो डिप्लोमेसी में नेगोशिएशंस होती हैं, गिव एंड टेक होता है, हर डील में नेगोशिएशंस होती हैं पीछे। तो लैंग्वेज को आप अभी अलग रखिए, देखिए आउटकम क्या आया, और ये आउटकम जो आया ये हमारे लिए बहुत फेवरेबल है। ये 10 साल में हमने 4 बार प्रयास किया है सर, 10 साल में, और अगर इतनी जल्दी कुछ ही महीनों के भीतर अगर इस तरह का कोई रिजल्ट आता है तो फिर ये उपलब्धि कैसे ना हो? नो, डेफिनेटली, एग्जैक्टली, उपलब्धि और एक तरह का एक नया काम करने का तरीका, नया
एग्रेसिव, हमारी फॉरेन पॉलिसी अब एग्रेसिव भी हो गई है। पहले था ठीक है, ओके नहीं आया तो देन वी वेट, वी सी कब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी एटसेट्रा। इस समय हमारी एक तरह से मैं कहूंगा गुरिल्ला डिप्लोमेसी हो गई है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे एक और मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करनी है यशवी। लेकिन मेरा सवाल इसी बीच आपसे यह भी है कि हम कुछ भी बतौर भारत, बतौर हिंदुस्तान अचीव कर लें, विपक्ष सवाल उठाता है, आप लोग कैसे निपटेंगे इन सबसे? नहीं, मैं आपको जवाब दे देता हूं। अभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी विश्लेषक जो बैठे हैं, कभी कुछ कहते हैं कि 2009 में जो इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो प्रयास किया था उसका नतीजा है। कभी ये कहते हैं कि ये इसमें कोई भारत का रोल नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकारों ने कुछ ऐसा लिख दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी पत्रकारों और पाकिस्तानी नेतृत्व पर ये ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 2009 की बात करते हैं, जब 2009 में भारत सरकार प्रस्ताव लेकर गई थी यूएनओ में, तो यूएनएससी में, तो किसी भी अन्य देश ने समर्थन नहीं किया था। लेकिन एकमात्र 2016, 17, 18 जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अपना प्रस्ताव लेकर गई है, तो एक नहीं, दो नहीं, कई देशों ने समर्थन किया है, जिसके कारण ये कल हमें बड़ी उपलब्धि मिली है। उसके अलावा ये लगातार एक आरोप लगाते रहे, जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है इस देश में, तब से ही लगातार ये आरोप लगाते थे कि देखिए प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पे हैं, देश में कम है, पूरी बात कर लेता हूं, देश में कम रहते हैं, विदेश में जा रहे हैं। ये लगातार लुटियंस के जो पत्रकार जिन्हें वो लेकर नहीं जाते थे साथ, क्योंकि 10 साल उन्होंने खूब बड़ाई मारी, वो भी लगातार ये लिखते थे कि विदेशी दौरों। ये विदेशी दौरों का ही परिणाम है आशुतोष मिश्रा जी, जो हमें इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, वैश्विक मंच पर भारत साबित हुआ है। जवाब ले लेते हैं आशुतोष मिश्रा सर, आपके पास आ रही हूं। देखिए मुझे इन पे दया आ रही है कि इनको ये भी नहीं मालूम कि जो मैं कह रहा हूं ये यूएन के प्रस्ताव का हिस्सा है। आपने यूएन, अरे मैं आपके दया का पात्र नहीं हूं आशुतोष मिश्रा जी, देश की जनता आप पे दया करने वाली है। 23 मई के बाद देश की जनता राहुल गांधी पर दया करेगी, जिस प्रकार से हमेशा वो भारत विरोधी चीजों में शामिल हो जाते हैं। मैं प्रयोगी जी इस बात का जवाब देना चाहूंगा, इन्होंने कहा दया आती है, दया आप आतंकवादियों पे करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं दया आ रही है, आप लगातार पूरी स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, बालाकोट स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगा, देश ने उपलब्धि हासिल करी उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अरे किसी उपलब्धि को तो स्वीकार कर लिया करो आशुतोष मिश्रा जी। क्या है कांग्रेसी आगू में, ऐसा क्या है किसी भी देश की उपलब्धि को स्वीकार नहीं करेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड, फॉरेन फंडिंग, एनोनिमस जवाब लेके फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आ रही हूं। आपको किसी बात का जवाब नहीं। आशुतोष मिश्रा, आप इस बार आप बहुत खुश है उपलब्धि से, मुझे पता है, आपकी खुशी में देख पा रही हूं। मुझे सिर्फ इतना बताइए, पिछले 5 सालों में आप ये कह रहे हैं कि फिर मौजूदा सरकार ने किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया, उससे पहले की सरकार का किया हुआ है जो आज ये अचीवमेंट हुआ है, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं, जो द्विवेदी जी ने कहा वो भी उससे सहमत है। जो मैंने शुरू में कहा, द्विवेदी जी ने भी वही कहा कि ये 2009 से लड़ाई शुरू है, ये सरकार की लड़ाई। 2009 की लड़ाई का परिणाम मैंने बता दिया मिश्रा जी, बताने की आवश्यकता नहीं है। आशुतोष मिश्रा, 14 के बाद से 2019 तक मिश्रा जी 2009 की लड़ाई का परिणाम देख चुके हैं, और 26 गाने के बाद जिस प्रकार से मौनी बाबा सोनिया गांधी के पल्लू में चिपकर बैठ गए थे, वो भी देश ने देखा है। आप रहने दीजिए, इस बात को रहने दीजिए, आपके नेतृत्व की आपकी कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को देश ने देखा है। आशुतोष, इसलिए आप झूठ बोलते हैं। आशुतोष जी, आपकी कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को देश ने देखा है। नरेंद्र मोदी जी, आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता 130 करोड़ नागरिक मान रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की कूटनीतिक सफलता है। चीन को जब हम आंख दिखा सकते थे, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, चलते भारत अमेरिका का रिलेशन अच्छे हुए और अमेरिका ने हमारी मदद अब करी। हम आपको सचदेवा जी, ये आशुतोष मिश्रा को इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने उन्हें कह दिया कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, उसका पक्ष रखते हैं, तब इन्हें प्रॉब्लम हो गई थी। ये रख क्या रहे हैं पक्ष के तौर पर, इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तर्कों की कंगाली है और बने हुए कुतर्कों के मवाली है। पर आगे नहीं जाते हैं। रविंद्र, मेरा आपसे सवाल है, सच आप सुनना नहीं चाहते, आप सच देश की जनता जानिए मिश्रा जी, आप कुछ पता करके आइए, आपको बोलना क्या है, सब देश की जनता जान चुकी है। आपसे नहीं सुनेगी देश की जनता झूठ। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका स्वघोषित झूठा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि मुझसे बड़ा झूठा नहीं है देश का। आप बताएंगे कि सच क्या है? देश ने स्वीकार कर लिया है क्या बहुत बड़ी झूठों की पार्टी हो चुकी है। आप सच बोलेंगे तो ही सुना जाएगा, ऐसे कोई नहीं सुनेगा मिश्रा जी, कोई नहीं सुनेगा। झूठों की पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वघोषित सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि मैं झूठा हूं।
इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आत्मविश्वास नहीं है कि आशुतोष मिश्रा सर आगे बढ़ते सर आगे बढ़ते लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं ना। मैं आपसे आऊंगी उस पर, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना है एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट, ठीक है सर। लॉजिक तो समझते नहीं ना, लॉजिक तो आप यहाँ जो लोग बैठे हैं ये समझ नहीं रहे हैं। सर मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं अफगानिस्तान तो प्रस्ताव ही नहीं दिया। आगे और एक शब्द आप अपने आप लोग इसे अखाड़ा बना लेंगे यहाँ पर। नहीं मैं अखाड़ा नहीं, मैं अफगानिस्तान ने तो प्रस्ताव ही नहीं दिया इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने मैं आ रही हूँ, इस पर भी आऊंगी, मैं इस पर भी आऊंगी। आप सुन तो लीजिए, दो एक्सपर्ट मेरे साथ इस वक्त हैं। आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे। नहीं मालूम कि पश्चिमी देशों ने कहा ये सुनते हम क्या ये माने? मेरा सीधा सवाल है, मैंने ब्रेक से पहले भी पूछा था। सुनिए आशुतोष मिश्रा, सुनिए आगे की बात करते हैं सर। पीछे जो हुआ छोड़िए, अब आगे क्या करना है उस पर चर्चा कर लें थोड़ी सी। क्या सिर्फ मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देना, उस पर कार्रवाई होना, क्या हम ये माने कि हिंदुस्तान में आतंक का खात्मा हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। पर ये एक स्टेप है, बहुत अहम स्टेप है, और इस तरह के और स्टेप आगे हमें लेते रहने पड़ेंगे, और अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशंस और आएंगी जिनको लेके हमें जूझना पड़ेगा। पर ये एक अच्छा फैक्टर सक्सेस है इस समय कि इसको हमने किस तरह से हैंडल किया इस मामले को। पहली बात तो ये नहीं कि भारत में टेररिज्म खत्म हो जाएगा और कहीं खत्म नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म में हमें टेररिज्म खत्म करना है, एक सिंपल चीज होनी है जिसमें भारत अगेन लीड ले सकता है जी। पूरी दुनिया में हर बच्चे को पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी स्कूल में हो, कोई भी बोर्ड हो, अमेरिका, इंडिया, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ज्यू, व्हाटएवर, सबको एक कंपलसरी कोर्स पढ़ाना होगा आपको, लिव एंड लेट लिव। जैसे मॉरल साइंस होता है ना स्कूल में, एक जमाना मॉरल साइंस जैसे होता था ना स्कूलों में होता है, क्योंकि और इससे भी आपको अभी नहीं होगा ये, इसका आपको फायदा या जो कुछ 10-15 साल बाद मिलेगा जब अगली जनरेशन आएगी जो थोड़ा लिव एंड लेट लिव आपस में रहने के करेगी। तब भी टेररिज्म 100% हमारी सोसाइटी से ग्लोबली कहीं नहीं जाएगा, पर ये कम हो जाएगा। अब टेररिज्म कुछ ना कुछ तो फॉर फ्यूचर प्लैनेट में रहेगा, पर उसे कम करने का केवल एक यही तरीका है। उसके अलावा सिक्योरिटी वगैरह जो छोटे छोटे संगठन अभी सक्रिय है ना, उनसे कैसे हम निपटेंगे और आगे हमारे लिए क्या चुनौती, आप देखते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर जवाब दूंगी। फौरन लौट रहे हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल आतंकी घोषित कर दिया है। इसी को लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होगी वही समझने की हम कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात पर भी है कि जब भी कोई अचीवमेंट भारत करता है, यानी कि हिंदुस्तान की जब भी कोई उपलब्धि होती है इस क्षेत्र में, तो विपक्ष सवाल क्यों उठा देता है। लेकिन जीजी द्विवेदी सर, मेरा सवाल आपसे यही था कि जो छोटे छोटे आतंकी संगठन हैं जो घाटी में ही पैर पसार रहे हैं, उनसे निपटना हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, आगे अब क्या कदम उठाए जाने चाहिए भारत के तौर पर? देखो, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जो देश की सुरक्षा है ये एक बहुत जटिल मामला होता है, ये इतना सीधा मामला नहीं होता है। और हमारे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनमें बहुत अज्ञानता है इसके बारे में। वो इसको समझ नहीं पाते हैं कि देश की सुरक्षा का मतलब क्या है। दूसरी बात, ये जो अज्ञानता हमें दूर करनी है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए अपनी देश की सुरक्षा के ऊपर, क्योंकि देश की सुरक्षा बाहर भी है और अंदर भी है। तो अगर हम अंदर मजबूत नहीं होंगे तो हम बाहर भी कमजोर रहेंगे। तो ये दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। और तीसरी, एक लंबी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने उग्रवाद से कैसे जूझना है, हमने बाहर की जो हमारे खतरे हैं उनसे कैसे जूझना है। तो इस पर जैसे अभी बता रहे थे कि स्कूल लेवल से हमें इसको बढ़ाना है आगे कि नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, ये तीसरी बात है। और चौथी, ये लड़ाई जो लंबी लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है, पूरे विश्व में चल रही है। तो हमें अपना जो किरदार है वो निभाना है, और हम बहुत अच्छा किरदार निभा सकते हैं अपने रीजन में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में हम बहुत एक उभर के इस किरदार को निभा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो सियासतदान हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स को मिलाना नहीं चाहिए। इसको एक ही पहलू में नहीं देखना चाहिए। इस पर नेशनल कंसेंसस बनना चाहिए, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। कि हाँ, इन मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल मैं अपने को पैनलिस्ट से एग्री करता हूं। और इसमें एक चीज और हमें जोड़ना चाहिए, न केवल बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, बल्कि जो राजनीतिक, जो कम्युनल राजनीति करते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं,
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों वाली राजनीति करते हैं, वो भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक उन्माद जब बढ़ता है तो आप निकालिए ना सिद्धू को पार्टी से, क्यों मायावती के साथ गुपचुप गठबंधन करते हैं जो बार-बार धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे हैं, उनको निकालिए पार्टी से। ये हरकतें तो आपकी पार्टी कर रही है। कमलनाथ बंद कमरे में किस प्रकार से कहते हैं कि 90% लोग वोट देंगे, मुस्लिम वोट तभी कांग्रेस जीत पाएगी। मैंने उनसे एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट पूछा था, आप इसको तभी आतंकवाद खत्म होगा। मेरा एक जो आपका पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म में भारत को क्या करना चाहिए, मैं इसमें अगेन रिपीट करता हूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाए भारत, बोले सारे देश पूरी दुनिया के अपने स्कूलों में बच्चों को एक एक कोर्स लिव एंड लिव का कंपलसरी करें। मेरे पास थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन दिस डिबेट। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन